तो कहाँ से स्टार्ट करें सयानी? जी, आपके इंटीग्रल के क्वेश्चन हुए कि नहीं? क्वेश्चन कर नहीं पा रही सर। अच्छा सर ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद कैसे करनी है जी, मतलब रेंज। जो भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे वो सीखने की जरूरत है, तो सीखा जा सकता है ना। कोई इंसान कर पा रहा है तो वो सीखा है, तो आपको वही सीखने की जरूरत है, हाउ टू डू। इसमें क्या है, जो पहला क्वेश्चन which of the following set is the basis for the subspace? तो ये है आपके पास x y 0 t और x plus 2y plus t is equal to 0, y plus t is equal to 0। ये है। तो पूछ रहा है कौन सा बेसिस हो सकता है। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं चार, एक में 3 एलिमेंट है, एक में 2 एलिमेंट है, एक में सिंगल एलिमेंट है। तो आपको कहा ना हमने, ऐसे कई सारे क्वेश्चन किए हैं आपसे पहले भी। तो सिंपल क्या करना है, इस इक्वेशन को यूज करके यहाँ वेरिएबल को कम करो। कितने वेरिएबल, कम से कम वेरिएबल यहाँ पे आएगा, और फिर नंबर ऑफ वेरिएबल जो बचेंगे वही डायमेंशन होगी या नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस होगी। तो यहाँ सिंप्लीफाई करो, जैसे यहाँ से अगर मैं y निकाल लूँ तो ये माइनस टी हो जाएगी, और यहाँ पे y की जगह रख दो माइनस टी, तो x माइनस 2t प्लस टी बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पे पुट कर दिया हमने, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से t, तो एक्स टी वाई माइनस टी आ गया इन दोनों इक्वेशन से, रख दो यहाँ पे। तो ये w रिड्यूस हो गया, यहाँ से x की जगह t रख देते हैं, y की जगह माइनस टी रख देते हैं, 0 और t हो गया, यही तो है। यहाँ t क्या है, t रियल नंबर है, जाके लिख लो। अब देखो ये देख के ऑप्शन समझ आ रहा है कि नहीं, बताइए कौन सा ऑप्शन। तो इसमें ऐसा क्या था, ये तो ऐसे कल भी क्वेश्चन कर रहे थे, जो भी डायमेंशन वाले क्वेश्चन थे, हर क्लास में एक ही क्वेश्चन ऐसा आ रहा है। तो जो भी डायमेंशन वाला करना क्या है, ये जो इक्वेशन दे रखा है इसको सॉल्व करो। अब ये सीखना है ना, रट्टा थोड़ी मारना है। मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा तो हम यही करेंगे, हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है इस तरह क्वेश्चन का। तो आपको ये इक्वेशन क्यों दे रखा है, वहां से वेरिएबल रिड्यूस करना है मुझे, तो एक वेरिएबल दूसरे के टर्म में लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, एक्स वाई की वैल्यूज दो इक्वेशन थे, यहाँ 3 अननोन था, दो इक्वेशन थे, तो एक ही इसका डायमेंशन में एक ही एलिमेंट होगा, और वो ये हो गया। अब डी बाहर कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा ऑप्शन में कौन सा बेसिस के एलिमेंट है। तो हर क्वेश्चन का सेम कॉन्सेप्ट है। अब ये सब सीखो, मतलब ये नहीं अगला क्वेश्चन इस टाइप का है फिर आप डाउट पूछ रहे हो, तो आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझना है करना क्या है, और इस तरह के सारे क्वेश्चन वैसे ही हो जाएंगे। ये है तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो और किसी का डाउट है, संजय का देखते हैं, एक करके आते हैं। 32 ऑप्शन डी, इसमें मैंने 32 वाले में 1/n² लिया था एक सीक्वेंस, तो उस 4 वाला भी कन्वर्जेंट हो रहा है, लेकिन इसमें रॉन्ग दिखा रहा है। इसने कहा समेशन इज अ कन्वर्जेंट, समेशन ए इज कन्वर्जेंट सीरीज, ये कन्वर्जेंट सीरीज है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, तो डी में क्या है, तो आपसे पूछ रहा है देन समेशन ए एन अपॉन n की पावर 1/n। तो यहाँ चूंकि मुझे चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट होगा, तो यहाँ पे अब इस तरह क्वेश्चन में क्या है, n कोई एग्जांपल लेंगे, तो एक ऐसा एग्जांपल मिल गया मुझे जो इसको गलत कह रहा है तो गलत हो जाएगा। तो है ना, मान लो चाहे करोड़ों एग्जांपल ट्रू कह रहा हो वो अलग बात है, एक भी ऐसा एग्जांपल मिल गया जो इसको फॉल्स कह देगा तो फॉल्स होगा ये। तो चेक करो। अच्छा यहाँ पे क्या है, मैंने सर 1/n² लिया था वो सारा को, हाँ तो वो सारे को, लेकिन ये वाला नहीं हो रहा। तुम 1/n² क्यों, तुम 1/n² क्यों लिए, अगर मैं an को
1 बाई n 1 प्लस 1 बाई 100 लूं तो बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? पहला वाला सर ट्रू होगा सर। और दूसरा वाला हाँ पुट करो। हमें गलत करने की कोशिश करना है और ये एग्जांपल इसको गलत कर देगा। चेक करो। यस सर कर रहा है सर। एक मिनट चेक करके देख लो, पक्का ना? सर नहीं गलत नहीं करेगा सर। नहीं करेगा ना? एक मिनट, हाँ ये तो गलत ये हो गया। अच्छा एक मिनट, तो हमें क्या करना है? अच्छा क्वेश्चन तो सही जो एग्जांपल मैंने लिए हैं ये तो n की पावर ऐड ही हो जाएगा ना पावर, तो फिर तो पावर 1 से ज्यादा ही रहेगा। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। पूछा क्या है तुमसे? अच्छा रूट an है ना? एक मिनट, यहाँ मैंने गलत लिखा है मेरे भाई, चेक करो। अब नहीं सर ये सारे तो आ रहे हैं, वो लास्ट वाला नहीं आ रहा, फोर्थ वाला। रुको, मैं क्या ये अभी रूट था ना यहाँ पे ऑप्शन डी में डाउट है तुम्हें? डी वाले में डाल। हाँ डी क्या है ऑप्शन? सीधे नीचे में रैंक पर होना है। अरे यहाँ पे क्या है भाई, अभी मैंने रूट भूल गया था ना मैं। अरे डी ऑप्शन ये है कि नहीं है? डी ऑप्शन यही है। यही है। तो पहले मैंने लिखा था वो सेम लिखा था या अलग लिखा था? यही था सर मैंने। अरे यही कहा था, रूट मैं भूल गया था, अभी रूट लगाया हूँ। सेम तो लिखा, पहले ये रूट थोड़ी लगाया था मैंने। यस सर। अब चेक करो, पुट करो क्या आएगा। ये किसके इक्वल आएगी? उस an के लिए ये तो ओके है, ये किसके इक्वल आएगी? यस सर डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लो ठीक से। ठीक है, तो ये सम जो है 1 से कम होगा, तो हमें यही कोशिश करना है कि सम 1 से कम हो जाए। तो तुम्हारा क्या हो रहा है, जब तुम n स्क्वायर ले रहे हो तो ये 1 बाई n हो जा रहा है, पावर 1 से ज्यादा हो जा रहा है उस केस में, तो हमें पावर को 1 से कम करना है। तो ये ऑप्शन ये गलत है। 33 में क्या दिक्कत है? जो लिमिट फाइंडिंग वाला वो उसमें ठीक है, तो एक दो टर्म निकाल लो। a1 ये है, बताओ a2 क्या आ रहा है? पुट करो इसको। 11/2 आएगा। ट्राई किया ना? ये ऐसे ही पूछ लिए, क्वेश्चन देख के ही पता चल गया नहीं होगा, है ना? जब डाउट कोई पूछो तो ट्राई करके आओ, आराम से 10-15 मिनट दो उस क्वेश्चन को, फिर भी सॉल्व ना हो तो वैसा नहीं कि बस क्वेश्चन देखे और लगा नहीं होगा फिर क्वेश्चन पूछ लिए, है ना? तो उससे सीखोगे कुछ नहीं। मतलब सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, कभी भी आप डाउट पूछ रहे हो, डाउट आपका वो क्वेश्चन होना चाहिए जो आपने ट्राई किया हो, 2-4-10 तरीके से अलग अलग वे में सोचने की कोशिश किया हो, फिर भी नहीं हुआ तो डाउट पूछो। वरना क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे तुम्हें लगेगा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अभी भी जो बच्चा डाउट पूछता है, ये सब मेरे लिए मतलब बहुत सारे नए क्वेश्चन होते हैं, तो मुझे भी लगता है नहीं होगा, ट्राई करता हूँ हो जाता है, कई बार नहीं भी होता है तो अलग बात है, लेकिन आपको पहले ट्राई करना है, और ट्राई करोगे तो ज्यादातर केस में सॉल्व कर लोगे। ये ठीक है, आगे बताओ A3 क्या आता है? क्या हुआ, वैल्यू बढ़ रही है घट रही है? ये 5/2 था। L इज इक्वल टू हाफ L स्क्वायर माइनस 2L प्लस 4। इस इक्वेशन से L की वैल्यू बताओ क्या आएगी? मैंने इस पे लिमिट लगा दी है, तो an की लिमिट L होगी तो an प्लस 1 की लिमिट भी L होगी, तो यहाँ से L निकाल के बताओ इस इक्वेशन से क्या आ रही है? 2 आ रही है। 2 आ रही है,
और तुम्हें लगता है 2 इसकी लिमिट हो सकती है कभी? पहला टर्म क्या है? 3 है, दूसरा टर्म क्या है? 11/2। मतलब 5.5, हाँ, अगला इससे भी बड़ा आएगा। इंक्रीज होगी। हाँ, तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो जब n इन्फिनिटी पे होगी तो वैल्यू तो बढ़ती जा रही है, वैल्यू इन्फिनिटी पे चली जाएगी, तो ये एक्चुअली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है जो कि अनबाउंडेड हो जाएगा। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो मतलब ये जो सीक्वेंस है दिस इज डाइवर्जेंट होगा ये। समझ आ रहा ना? अगर कन्वर्जेंट होता तो इसकी लिमिट कोई नंबर 3, 5 पॉइंट मतलब 5.5 है एंड सो ऑन, कोई इस तरह का नंबर आता, इसी के आगे आता। इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो जो लिस्ट अपर बाउंड है मतलब सुप्रीम वैल्यू जो है वो लिमिट आएगी सीक्वेंस की। तो यहाँ तो वैल्यू 3 से भी कम हो गई तो वो कोई टर्म है ही नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सीक्वेंस के सारे टर्म 2 के नेबरहुड में आ जाए, ऐसा होगा ही नहीं, तो ये गलत है। तो इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। हाँ जी, तो सरानी एक और क्वेश्चन आपका कर देता हूँ, ये लीनियर अलजेब्रा वाला ही। इसमें कौन सा डाउट है 4 5 में? दोनों ही डाउट है सर। दोनों डाउट है। अगर डायमेंशन तो निकालो, अब तो डायमेंशन वाले इतने क्वेश्चन कर लिए, फोर्थ में क्या डाउट है मुझे समझाओ। आपने ट्राई किया या देख के ही लगा नहीं होगा? क्या ट्राई किया आपने, मुझे समझाओ। फोर्थ में क्या पूछा? अगर क्वेश्चन तो पढ़ दो पहले, क्वेश्चन पढ़ के सर फोर्थ में कैसे मतलब करूंगी कैसे, मतलब ये तो सर एक्चुअली मैट्रिक्स फॉर्मेट में दिया हुआ है, पर इसको कैसे पहले क्वेश्चन पढ़ो आप, अपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़ के बताओ मुझे एक बड़ी। कौन सा क्वेश्चन 5? 4 पढ़िए, 4। अच्छा, लेट ए मैट्रिक्स एंड बी विद अ वेक्टर स्पेस कॉल x plus to r cube such that a is equal to V में क्या है? वेक्टर स्पेस V में क्या है? वेक्टर स्पेस, तो वेक्टर स्पेस V में ax equal to 0 है। तो x आपने निकालने की कोशिश किया, x की वैल्यू क्या है? नहीं सर। तो कैसे सॉल्व हो जाएगा? ये क्या आती है मतलब, ये मतलब क्या बोलते, यस नो क्वेश्चन है कि यस और नो हो जाएगा देख के। जब तक कैलकुलेट नहीं करोगे x क्या होगा, a दिया हुआ है, x क्या लोगे? x किसका मेंबर है इसमें? x बिलोंग्स टू व्हाट? देखिए लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू व्हाट? आर क्यूब। तो आर क्यूब के मेंबर कैसे होंगे? x1 x2 x3, कॉलम मैट्रिक्स लो x को, x1 x2 x3, ax को 0 करो, ये सेम ही क्वेश्चन बनेगा, यही बनेगा। यहाँ 2 इक्वेशन है, वहां 3 इक्वेशन आएगा। अरे सॉल्व करोगे तो आएगा ना, वही दिक्कत है, क्वेश्चन पढ़ेगा लगा नहीं होगा तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं होगा वैसे तो, जब तक ट्राई नहीं करोगे। तो ट्राई करोगे, कुछ जो भी गिवन है हर क्वेश्चन में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन गिवन रहता है जिससे सॉल्व करने हैं। आपको डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन का हर क्वेश्चन ऐसा ही होगा जैसे ये हुआ है। डायमेंशन वाला कोई भी क्वेश्चन कि मुझे पहचानना है कि नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं उसमें, तो v इसमें क्या लिखा हुआ है? v इज इक्वल टू x, तो x है x1 x2 x3 सच दैट ax इज इक्वल टू 0। अब ये ax इज इक्वल टू क्या है, ये भी मल्टीप्लाई करके देगा क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे? अगर सब कुछ क्वेश्चन में लिख के ही देगा तो आप फाइंड करो ना x इज इक्वल टू 0 क्या है ये। इससे क्या आएगा? 3 इक्वेशन आएगी। हाँ सर, 3 इक्वेशंस आएंगे। हाँ, ऐसे इस सेट को क्या बोलते हैं? इसका नाम याद है आपको? हाँ सर, हो जाएगा सर, स्पैनिंग करके कर देंगे नल स्पेस। नल स्पेस ऑफ ए पूछा क्या? डायमेंशन पूछा है तो वैसे भी मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन के 1000 अप्रोच है, मैं इसलिए बता रहा हूं खुद ट्राई करो, तुम्हारा मेथड बेस्ट मेथड है। अब बिना मल्टीप्लाई करे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें पूछा है v का डायमेंशन बताओ, मतलब मुझे मैट्रिक्स ए की नलिटी पूछ रहा है, तो मैट्रिक्स ए की नलिटी कैसे निकालेंगे? नलिटी सर, इसका रैंक निकाल के और कॉलम से माइनस करके नलिटी आ जाएगा। तो काहे ट्राई नहीं करते आप फिर? ax बराबर 0 नल स्पेस है, तो इसका डायमेंशन पूछा है आपसे, तो नलिटी निकालनी है मुझे इस क्वेश्चन में, तो रैंक निकालो, 3 में से घटाओ, हो गया आंसर। दूसरा तरीका वो है। सेम क्वेश्चन 5 है, क्या इसमें नया है? कल भी ऐसे क्वेश्चन किए थे हमने। तो V वेक्टर स्पेस है 2x2 मैट्रिक्स का कंसीडर। आप जब तक कोशिश करोगे 2-4 बार गलत करोगे तभी जाके सही होगा, ऐसा नहीं पहली बार ट्राई किया और एकदम सही हो जाएगा,
है ना। वैसा कोई बच्चा फिर फेल नहीं होता दुनिया में, जो आज उसी डिफरेंट एग्जाम में कोई बच्चा फेल हो रहा है। तो कौन लोग फेल होते हैं? जिन्होंने सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं करी होती है, या जिन्होंने है ना सफिशिएंट टाइम नहीं दिया होता है चीज़ों को। ऐसे बहुत लोग आपको मिले एग्जाम के एक दिन पहले बुक उठाने वाले, वो चीज़ें हैं। जो पूरे साल मेहनत कर रहा है उनका कुछ होगा ना। तो आप ट्राई करो ना, 2 4 10 तरीके से सॉल्व करके देखो, 2 4 10 गलत सोल्यूशन लिखो, फिर जाके आपको सही सोल्यूशन दिखेगा। ये चीज़ है। क्वेश्चन देख के मत डिसाइड करो आपसे होगा कि नहीं होगा, पहले थोड़ा सा सॉल्व करके हाथ पैर चला के देखो क्या कर सकते हैं इसमें। ये है। अब ये सब जो फोर्थ क्वेश्चन है क्लास 12 का क्वेश्चन है, जो भी फोर्थ वाला पर्सनालिटी वाला है, ये सब उस तरह के क्वेश्चन है। उसमें क्या है, रैंक को निकालने वाला JEE में आता है। ये रैंक एनालिटी तो क्लास IIT JEE में भी है। रैंक एनालिटी 11th 12th में NCERT में नहीं है, बट JEE लेवल पे पूछे जाते हैं। ये फिफ्थ में क्या है आपका डाउट? तो अपना लेवल बढ़ाओ धीरे धीरे ना, कोशिश में करो। क्या है इसमें, जैसे V 2x2 है तो W1 W2 दे रखा है, तो इंटरसेक्शन क्या है, दोनों में कॉमन एलिमेंट देखने हैं आपको कि कॉमन क्या होगा। फिर n सम का डायमेंशन है, तो सम क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर लो आप। इसमें है A माइनस ACD, जहां पे ACD रियल नंबर है, और W2 है AB माइनस AD, ABD रियल नंबर है। अब क्या करना, अगर आपसे पूछा जाए, इसमें पूछा है कि इंटरसेक्शन का डायमेंशन क्या है, तो इसमें हो क्या रहा है, देखो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। अच्छा, डायमेंशन W1 का क्या है, डायमेंशन तो 3 होगा W1 का। W1 का डायमेंशन 3 है, हाँ। W2 का डायमेंशन क्या है, वो भी सर 3 होगा। हाँ वो भी 3 होगा। अब आप सम करो, सम करने पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं सम कर दूं W1 प्लस W2, तो अगर मैं सम लिख दूं, सम में क्या होगा, A प्लस A 2A माइनस A प्लस B, मतलब B माइनस A टाइप का एलिमेंट आएगा, या कुछ नया एलिमेंट ले सकते हो आप। तो ये एक काम करो, है ना, C माइनस A, यहाँ पे क्या होगा 2D। अब देखो ध्यान से आप, तो यहाँ पे क्या है 2A, A कोई नंबर है, D कोई नंबर है, B माइनस A और C माइनस A डिपेंड करेगा, तो ये कोई नया नंबर ही आ जाएगा, क्योंकि BC तो फ्री है। तो इसका डायमेंशन कितना होगा जी, ABCD हो गया ना, यहाँ पे ABD है, यहाँ ACD है ना, ओके। उसका डायमेंशन सर 4 होगा। तो यहाँ पे इसको मैं ठीक से लिखूं तो इसका नया नाम दे दो, फॉर एग्जांपल ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, C माइनस A और B माइनस A, तो A फ्री है तो A3 A4, यहाँ चारों अननोन हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा A1 A2 A3 A4, है ना। तो इससे एलिमेंट कुछ ऐसा दिखेगा, या और भी तरीके हैं इसे सॉल्व करने के कि हम ऐसे इक्वेशन बना ले। एक तरीका क्या था कि देखिए, अगर मैं इसको वैसा लिखूं, दूसरे तरीके से लिख के दिखाऊं अगर इसको, इसी क्वेश्चन को, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ABCD, ठीक। तो यहाँ पे क्या रिलेशन है बताइए, इसमें ABCD अगर लिख रहा हूं तो क्या रिलेशन है A और B में, इसके हिसाब से इसको अगर ऐसा लिख रहे हैं तो AB में क्या रिलेशन, B = -A रिलेशन है। हाँ, मतलब A प्लस B बराबर 0, है ना। तो ये हो गया। इसी सेट को मैं ऐसा लिखूं तो यहाँ ABCD, यहाँ क्या हो रहा है,
AC में क्या रिलेशन है? इक्वल टू माइनस A प्लस C इक्वल टू 0। ओके, तो अब आपको अगर ऐड करना है तो क्या होगा ये, है ना? तो यहाँ तो डायमेंशन 4 हो जाना चाहिए। इसका क्या आंसर दे रखा है? और अब देखो ये मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ, यहाँ से इंटरसेक्शन दिखेगा, ये तो ये आ गया। अगर मैं W1 इंटरसेक्शन W2 लिख रहा हूँ तो अब देखो इंटरसेक्शन में क्या होगा, A B C D सच दैट, और ये दोनों ट्रू हो कि A प्लस बी भी 0 हो और A प्लस C भी 0 हो। अब इसको ठीक से लिखो, तो A को A रहने दो, B की जगह यहां से क्या आ जाएगा, B की वैल्यू -a और C की वैल्यू -a और D एज इट इज। तो ये इंटरसेक्शन का डायमेंशन कितना होगा? इंटरसेक्शन का डायमेंशन सर 2 होगा। तो क्या लगता है अब क्या ट्रू ऑप्शन है? ऑप्शन देख के बताइए। इसका डायमेंशन क्या है और इसका डायमेंशन क्या है? बी होगा ना सर ऑप्शन। ठीक है ना, इसका 4 है, इसका 2 है। हाँ बी है ऑप्शन। हाँ, तो इसको निकालना सीखो ना, आप कैसे निकालते हैं, इसमें क्या नया किया मैंने। ये सब मतलब प्रैक्टिस करके आएगा। आप भी थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट दोगे तो आप भी ये कर सकते हो कि आप डिफरेंट अप्रोच ट्राई करते हैं क्या कर सकते हैं। तो 2 4 10 तरीके लगाओगे, एक तरीका सही निकल आएगा, और उससे फायदा ये होगा कि वो जो तरीका सही निकल के आ गया ना, तो अगली बार कोई भी क्वेश्चन उस तरह का दिखेगा तो वो तरीका आपको डायरेक्टली याद आएगा, फिर वहां पे 10 15 मिनट खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीजें हैं, तो इस तरह ही सीखते हैं हम लोग। हाँ जी, सीतारमन है यहाँ पे? तो बस क्वेश्चन भेज देता है। ओके, सो द क्वेश्चन इज ओमेगा इज 0 1, दिस इज 0 1, सैंपल स्पेस है, p be the probability function, so probability is defined on 0x this interval and this interval है ना, so this probability on this interval is x by 2 if x is between 0 and half and x if x is between half and 1। ओके, तो fine, so what they are asking, the probability of probability at point half. So the thing is notation is not explained here, है ना? So what is meaning of the bracket? So like here you have open interval at 0 and close at x. So when x is between this, the probability so means what? If I write in terms of probability function defined by, तो this is event actually ना, ये एक event है। So like event if you write, so when you write x is equal to 1, क्या होगा, x 1 चूज करोगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी, फाइन। एंड so they are asking you what, probability at half। अच्छा ये कुछ ऐसा लिखा है, what is meaning of this, इसका क्या मतलब है ना, मतलब नोटेशन थोड़ा एक्सप्लेन किया होना चाहिए। तो वी कैन, यहाँ दो चीजें कोई नॉर्मल स्टूडेंट सोच सकता है, क्या लग रहा है इसका मतलब क्या है, कोई बताओ, तुम्हें क्या समझ आ रहा पढ़ के कि मुझे क्या निकालना है, एनीवन? या तो तुम्हें लगेगा कि हाँ सिंगलटन सेट है ये प्रोबेबिलिटी हाफ, या कुछ लोगों को लग सकता है ये फ्रैक्शनल पार्ट है ना? तो मेरा सिंगलटन 2 पे पूछ रहा है ना? ओके, so what can we write it? See, now you have to write this way. So how can you write this in like this? So क्या करना पड़ेगा मुझे? बोलो भाई।
0 to x, ये एक फंक्शन है, ठीक है ना, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ये 0 to x पे डिफाइन कर रखा है ना। तो अगर तुम सैंपल स्पेस की यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालोगे, सो 0 to x इज योर इवेंट, है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसी को यूज करके अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी एट 0 1, तो ये कितना होगा, यहाँ x को अगर 1 रखूंगा तो देखेंगे x कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये 1 आ जाएगी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एट 0,5, को ये बताओ ये कितना होगा। ये इसको देख के बताओ व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस। 1/2। 1/2। तो इंक्लूड किया मैंने, तो इंक्लूड यहाँ किया है, तो ये आ जाएगा। अगर पूछूं प्रोबेबिलिटी एट 0 1/4, ये क्या होगा। 1/8। हाँ, ये 1/8, क्योंकि 1/4 इस इंटरवल का मेंबर है, तो यहाँ x को रखेंगे 1/4, तो 1/8 हो जाएगी। तो इस तरीके से है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटरवल में क्या लिख सकते हैं, सिंगलटन हाफ को। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। सो क्वेश्चन में बोला है दिस बी द सैंपल स्पेस एंड प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑन दिस इंटरवल इज दिस। अच्छा, अगर मैं पूछूं यहाँ से क्या ये 0 to x में प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये पीडीएफ है, अगर इसको इंटीग्रेट करें x का x²/2, तो नहीं, ये चेक करना चाह रहा हूँ। इफ आई राइट 0 to half x/2 dx एंड half to 1 x dx, ये चेक करो कितना आएगा। तो ये x²/2 हो जाएगा, इसका 2 पहले से x²/4 और 1/16 आएगा ये, और यहाँ से करो x²/2 तो 1/2 बाहर, ये कितना आएगा। तो 8 में 16, 7/16 है ना। मतलब चेक करा था, ये पीडीएफ नहीं एक्चुअली, ये 0 to x पे डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी बता रहा है ना, ये इवेंट है एक्चुअली, दिस इज इवेंट E and E is like this. So the question is if I write E complement तो क्या होगा। Okay, so let me write this now. So can I write this set as 0 to half minus what, मुझे क्या लिखना पड़ेगा इसको, माइनस क्या, 0 to 1/2 open interval। हाँ 1/2 ओपन। ओके, तो 0 to 1/2 ओपन, ये कितना होगा। और अच्छा, आंसर गिवन है क्या, व्हाट इज आंसर सिद्धार्थ इन आंसर की। हाँ, अरे चैट में बता दो, यू कैन राइट इन चैट, आई एम नॉट एबल टू सन यू। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट, तो 0 to half, इसको लिखूंगा अगर मैं, सो प्रोबेबिलिटी 0 to half इंटरसेक्शन 0 to half कॉम्प्लीमेंट, मतलब यही ना, मतलब a माइनस बी का मतलब क्या, a माइनस बी इवेंट का क्या मतलब है कि a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस। ओके, सो व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, सो कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा जी। ठीक है, तो इसी को मैंने वैसा लिखा है। क्या है आंसर, 1/4 आंसर है। अच्छा, तो देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तो क्या आएगा, तो
एक काम करो, इसको ऐसा लिखो। 1/2 से 1 हाँ 1/2 से 1 हो जाएगा। हाँ 1/2 से 1 हो जाएगा ना। तो ये कुछ ऐसा है 0 to हाफ, ये ऐसा है इंटरसेक्शन। इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तुम्हें किसके साथ, इसका कॉम्प्लीमेंट उस इंटरवल में लेना है, ठीक है। सो इंटरवल में कॉम्प्लीमेंट लोगे, सो इट विल गिव यू 1/2 सर ओपन इंटरवल में आएगा। हाँ कॉम्प्लीमेंट लेंगे, हाँ ठीक है 1/2 से ओपन है ना दोनों, तो उसमें कॉम्प्लीमेंट लो, वो सैंपल इज यूनिवर्सल सेट है तो उसमें कॉम्प्लीमेंट लो इसका। हाफ 1 इंक्लूडेड है ना, हाफ टू 1। सो ये प्रॉपर्टी निकालनी है तुम्हें A इंटरसेक्शन B, बट हाउ टू फाइंड दिस। अब A इंटरसेक्शन B की प्रॉपर्टी कैसे निकालते हो तुम, नहीं तो एक और इससे आसान तरीका ये मुझे समझ आ रहा है कि इफ आई राइट दिस, एग्जैक्ट बनाएगा। ये डायरेक्टली ये लिख लो कि प्रोबेबिलिटी एट इंटरसेक्शन है ना, तो दोनों A इंटरसेक्शन भी दोनों इंडिपेंडेंट इंटरवल है, नहीं यहाँ पे। सो प्रोबेबिलिटी ऑन दिस इंटरवल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑन दिस इंटरवल। देखो ये क्या है 0 to half, and this is the probability at 0 to half minus, the half minus means left hand limit at half। तो क्या आएगा, एग्जैक्ट हाफ आ जाएगा ना सर इसमें। सो इसका आंसर क्या है, पहले वाले का आंसर क्या है 0 to, यहाँ हाफ इंक्लूडेड है तो x यहाँ हाफ है, सो दिस इज हाफ, और यहाँ हाफ इंक्लूडेड नहीं है, हाफ की लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पुट करेंगे हाफ हम, यस, सो विल पुट हाफ हियर, तो हाफ बाहर 1/4, सो व्हाट इज द डिफरेंस 1/4। 1/4। सो ये अप्रोच छोड़ के, सो व्हाट आई डिड, जस्ट अप्लाइड दिस, देखो सो हाफ को एक्सक्लूड करना था, सो प्रोबेबिलिटी ऑन 0 to half इंक्लूडिंग minus probability on 0 to half minus including, half minus is the left hand limit at half, so this is a minus represent left hand limit, or you can write the open interval ahead, no problem. So open interval if you write, so this will exclude half, so here this part will be counted and here this part will be counted, fine, huh? So here this part will be counted in the second one, okay, so is it fine सीतारमन, ओके ओके, सो दिस इज फाइन, ओके, जस्ट वी टुक कॉम्प्लीमेंट है ना, सो ये यही यूज किया मैंने, सेम थिंग। तो मास एट दिस माइनस मास एट दिस, तो राइट हैंड में लगा इसका भी कोई यूज नहीं है इसमें। किसका, ये जो राइट हैंड में लगा इसका भी कोई यूज नहीं। कौन सा राइट हैंड, नहीं ये इसमें जो आपने लैंड ड्रॉ के बाद में लिखा है इसमें। नहीं नहीं इसका, हाँ इसका कोई काम नहीं, इसको कहीं यूज नहीं किया, इसका कोई काम नहीं है, यही तो कह रहा हूं। देखो अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन अभी मेरे लिए नया था, अब तुम्हें घर पे करना है, जैसे नया था, अब मैं क्या किया, मैं डिफरेंट तरीके ट्राई करता रहा, फिर लास्ट में मुझे लगा कि ये ठीक है तो हो गया। यही तुम्हें घर पे करना है कि एक क्वेश्चन उठाओ, 4-5 तरीके से सोचो, जो ठीक लगे वो ठीक है, और आगे जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसी अप्रोच पे ट्राई करो। अब ये थोड़ी क्वेश्चन देख के ही सोचेंगे नहीं होगा, तो फिर तो एग्जाम में भी नहीं होगा। एग्जाम में जनरली नहीं क्वेश्चन, नया क्वेश्चन ही वहां मिलेगा, तो नया क्वेश्चन में तुम्हारा दिमाग तभी काम करेगा जब तुमने पहले दिमाग को ट्रेन कर रखा है नए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब दिमाग को ट्रेन करोगे सॉल्यूशन देखते करने का, तो एग्जाम में नया क्वेश्चन तो होगा ही नहीं। ओके, नाउ सीतारामन का हो गया, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी सबका। सो ये आरजी कौन है, देखो जरा क्या कह रहा है। ये कुछ बी ऑप्शन है ना, क्या बोल रहा है ये, अर्न ए कंटेन 5 कार्ड नंबर्ड 1 to 5 एंड अर्न बी कंटेन 4 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 4, देयर आर 2 अर्न्स है ना। सो 2 बॉक्सेस है, मान लो इसमें 1 से लेके 5 तक है और इसमें 1 से लेके 4 तक है, ओके। अब 1 card is drawn from each of these urns
and find the probability function of the number which appeared on cards drawn and its mathematical expectations। ठीक है, तो है ना, ये सब थोड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कल भी एक क्वेश्चन इसने पूछा था ना वो वाला, तो उसका भी मैं देख रहा था कई जगह सॉल्यूशन, कई लोगों ने उसका सॉल्यूशन दे रखा है, क्या बोलते हैं उसे, tan थीटा लेके सॉल्व कर रखा है। जो कल वाला क्वेश्चन था वो वाला, ये क्या था उसमें कि एक लैंप पोस्ट वाला जो क्वेश्चन था कि यहाँ पे क्यू पे वो है ना, अब यहाँ से कोई रे प्रोड्यूस हो रहा है, तो रे यहाँ से है ना, सो किसी पे भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक जगह सॉल्यूशन दे रखा है कि लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी लाप्लास नहीं, क्या है वो, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ कॉची डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है आंसर। हाँ, तो कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ दे रखा है ऑनलाइन, तुम अगर चेक करो कई जगह तो वो निकाल रखा है, बट सब्जेक्टिव है तो उसका पता नहीं एग्जैक्ट अप्रोच क्या था। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसको ट्राई कर लेते हैं। तो हमने ना, तुम्हारे पास क्या है, टोटल 2 अर्न्स है ए एंड बी, एंड एक कार्ड हमने ड्रॉ किया, दोनों अर्न्स है ना, तो 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द अर्न्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ द नंबर व्हिच अपीयर्ड ऑन द कार्ड्स ड्रॉन। तो ये तो ज्वाइंट हो जाएगा फिर तो, है ना, क्या होगा बताओ। सो मान लो ऐसा है कि x इज द नंबर अपीयर्ड ऑन द कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अर्न 1, एंड y ले लो आप कि नंबर अपीयर्ड ऑन द कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अर्न 2। तो x का सपोर्ट क्या है, व्हाट इज सपोर्ट ऑफ x, किसका डाउट है ये? हाँ जी, कौन है आरजी, कौन है 9306 वाला है, या ऐसे भेज दिया? हेलो सर। यस, सो टेल व्हाट इज सपोर्ट ऑफ x? 1/5। 1 2 3 up to 5, support not probability, 1 2 3 4, okay। अच्छा, So x will take value, the number appeared on the card drawn from urn 1, so it will take value 1 to 5, and y will take value 1 to 4. And now the thing we, हाँ ये निकालना है हमें, क्या आएगा? दोनों डिपेंडेंट है, दोनों तो फ्री लग रहे हैं एक दूसरे से, अर्न में रिलेशन है कोई, द कार्ड नंबर्ड 1 to 5 अर्न बी दिस 1 कार्ड ड्रॉन, तो कोई रिलेटेड तो है नहीं दोनों, मतलब आई मीन दोनों क्या है, क्योंकि एक दूसरे से कोई ऐसा फिक्स तो है नहीं कि इसमें 1 आएगा तो उसमें 2 ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना, 2 अर्न्स दोनों फ्री है एक दूसरे से। सो क्या है बताओ, तुम ही लोग बताओ। तो यहां से 1 कार्ड यू ड्रॉ, कोई भी एक कार्ड निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/5। हाँ बताओ भाई, 1/5, 5c1, तो 5c1 नंबर ऑफ वे, सो टोटल पॉसिबिलिटी मतलब 5 है ना, एक निकलेगा, तो एक कार्ड का 1/5 और यहाँ एक का 1/4। सो ओके, तो ये इस तरह से लिख सकते हैं, where x will take value 1 2 3 4 5 and y will take value 1 2 3 4। ठीक है, तो मतलब ये कुछ ऐसा यूनिफॉर्मली टाइप का हो गया ऐसे। तो अब क्या करना है हमें, इसका एक्सपेक्टेशंस पूछा है, किसका एक्सपेक्टेशन पूछा है? इट्स मैथमेटिकल। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ द नंबर which appeared on the card drawn and its mathematical expectation। तो ये एक्सपेक्टेशन की वैल्यू दे रखी है, तो क्या EXY पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये? तो यू फाइंड EXEY फ्रॉम है, ये PMF आ गया, जॉइंट PMF, अल्दाउ ये इंडिपेंडेंट भी होगा, तो क्या दिक्कत है? सो मीन कितना आएगा यहाँ पे? सर उसमें हम हाइपर जियोमेट्रिक की तरह नहीं दे सकते क्या? किसमें? इसमें जैसे 5 में से ड्रॉ करेंगे, ये अलग मान लो उसको, हो नहीं सकता है सर? हाइपर ज्योमेट्रिक क्यों कब यूज करते हैं? जब विदाउट रिप्लेसमेंट लगाता है। अरे तो भाई इसमें वो थोड़ी है कि हाइपर ज्योमेट्रिक में ये होता है कि तुम्हारे पास उसमें, हाँ जैसे कुछ
टू टाइप के ऑब्जेक्ट है, टाइप 1 टाइप 2 के, रेड ब्लैक है, इस तरह से है, तो टोटल n है, एक टाइप के m है, दूसरे टाइप के n माइनस m है, तुम एक टाइप के ड्रॉ कर रहे हो। यहाँ तो टाइप फिक्स, बस दो अलग टाइप के ऑब्जेक्ट थोड़ी है इसमें, ये तो बस दो अलग अलग बॉक्स हैं। सो यू फाइंड मीन फ्रॉम हेयर, तुम निकालो क्या पूछ रहे हैं, ई एक्स ई वाई निकाल के देखो। सो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन मीन्स व्हाट, ई एक्स ई वाई, ये देखो क्या पूछ रहा है तुमसे, ये ई एक्स वाई पूछ रहा है क्या, ये एक्स इंटू वाई, यू कैन फाइंड दिस। सर ऐसे ही निकाला था लेकिन आंसर तो जो दे रखा है ना वो आया नहीं। हाँ, क्यों ई एक्स कितना आएगा, ई एक्स या ई एक्स वाई पहले निकाल लो। ये मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन किसका पूछ रहा है, इसमें लिखा भी नहीं, इसने बस बोला है फंक्शन एंड मैथमेटिकल, है ना। सो इन्होंने क्या पूछा है आपसे, ये पता नहीं क्वेश्चन क्या, किस बुक, कौन से बुक्स में क्वेश्चन सही है सब। सर ये एफएमएस का है। अच्छा, ऐसे गुप्ता। ओके, तो इसमें बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ नंबर विच अपीयर्ड ऑन द कार्ड ड्रॉन, ठीक है, तो मैंने एक्स और वाई ले लिया। अब पूछ रहा है एंड इट्स मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, तो इट्स क्या, किसका एक्सपेक्टेशन, तो हम तो यही समझेंगे या तो ई ऑफ एक्स इंटू वाई पूछ रहा है, तो ये कितना आएगा, या ई एक्स इंटू ई वाई पूछ लेगा। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन यही मतलब है, अभी क्या हम फाइंड करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, समेशन देखो 1 इंटू 4, तो यहाँ क्या होगा, एक्स वाई इंटू पी एम एफ 1/20, ऐसे डबल समेशन हो जाएगा, x की वैल्यू 1 to 5 एंड y की वैल्यू 1 to 4, तो कितना आएगा जी, 1/20 बाहर है, अब पेयर बना के पुट कर लो, तो 1 1 1 2 1 3 ऐसे करके, व्हाट आर ऑल कॉम्बिनेशंस होगा देख लो, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, 1 into 1 प्लस 1 into 2 प्लस 1 into 3 एंड सो ऑन, तो मतलब ये हो गया कि 1 के साथ सारे आउटकम ले लो एंड चलिए ट्राई करके देखिए, तो 1 के साथ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 1 1 2 3 4 यही होगा, फिर प्लस ऐसे ही ओपन कर लो उसको, 2 के साथ ये सारे नंबर्स ले लो, तो इनका सम ये कितना है, प्रोडक्ट कर लो दोनों को, मेरा मतलब इससे क्या आंसर आया, आपने कैलकुलेट किया इसको, ये समेशन ओपन किया आपने, क्या आंसर आया, यस सर जैसे ये मल्टीप्लाई करना पेयर ले लेके ना, x इंटू वाई करने जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं उस पे, पीएमएफ तो 1 बाई, हाँ 11/2 आ रहा है। कैलकुलेशन चेक कर लो आप। सो 1 into 1 1 into 2 1 into 3 1 into 4 2 into 1 2 into 2 2 into 3 2 into 4 3 into 1 3 into 2, इस तरह से जो भी पेयर वाइज जो भी पॉसिबल पेयर्स हैं, 5 4 जा 20 पेयर्स हो गए, उन सारे पेयर को मल्टीप्लाई करके चेक ऐड करो सब लोग, देखो क्या आएगा। इनको अलग-अलग भी तो कर सकते हैं ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। हाँ उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो डिपेंडेंट तो ऐसे है नहीं, इंडिपेंडेंट ही है, तो वैसे भी चलेगा, तो वैसे क्या आ रहा है, बात बराबर है, इंडिपेंडेंट ही है तो वैसे कर लो या अलग अलग कर लो, तो भी वैसी है। कितना आएगा 1/5, यहाँ एक्सपेक्टेशन निकालो क्या आएगा, 1 to 5 कितना सम है इसका, 15 n into n plus 1/2 5 into 6/2 एंड यहाँ 4 into 5/2, ठीक, यहाँ 1/20 कर दो क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो गया। अब ये आपका आ गया 1/20 और ये 15 प्लस 20/2 10, सो 20 यहाँ तो कुछ और आ गया, 25/20 आ गया, कितना आ जाएगा ये 5/4, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पूछा गया क्लियर नहीं है इसमें, स्पेशली क्वेश्चन में है ना, क्योंकि मतलब यहाँ इन्होंने क्या पूछा है, देखो इसने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकालो ऑफ द नंबर विच अपीयर्ड, ठीक है, एंड जैसे तुम अगर वैसे लिखोगे तो क्या आएगा, अरे एक मिनट यहाँ गलती हो गया, यहाँ ऐड क्यों कर दिया, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्या होगा, अरे
तुम लोग भी ना ex into ey कर रहे हैं, तुम लोग ध्यान दे रहे, मतलब गलती मेरी है। तो यहाँ से क्या होगा, ex क्या आएगा 1/5 इंटू इसका सम कितना आया था 5 इंटू 6/2, हाँ इंटू ना यहाँ प्लस क्यों, इंटू है ना, प्रोडक्ट है, तो 1/4 और इसका कितना आया 4 इंटू 5/2 कितना आया ये 4 कैंसिल और यहाँ से 5 इसको काट दो, ये तो कुछ और आ रहा है, कैलकुलेशन चेक कर लो। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इसने पूछा क्या है, ये मुझे भी क्लियर नहीं, इसने पूछा क्या है कि फाइंड इट्स मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, तो इट्स मींस व्हाट, किसका, किसी को समझ आ रहा था बताओ। जैसे इसने कहा इट्स, पीडीएफ तो समझ आता है, अब पीडीएफ का एक्सपेक्टेशन थोड़ी होगा। तो सर कार्ड्स पे जो नंबर आ रहे हैं ना उनका पूछ रहा है। अरे तो कार्ड पे नंबर तो रैंडम है, कार्ड पे जो नंबर आ रहा है तो रैंडम है, आपको ये तो नहीं कार्ड, इसने पूछा है प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ नंबर्स व्हिच अपीयर्ड ऑन द कार्ड्स ड्रॉन, ठीक है, नंबर अपीयर्ड ऑन द कार्ड्स, तो ये मेरा एक्स वाई है, ठीक। अब एंड इट्स मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, तो वही बोला होते, मुझे तो लग रहा है एक्स वाई है, तो ये सिंपल, अगर एक्स वाई का पूछ रहा है एक्स इज दिस, या अलग अलग करके देखो कितना आ रहा है, अगर वैसे है तो ex प्लस ey करके देख लो जो शुरू में हम कर रहे थे, तो ये कितना आएगा 1/5 इंटू 15, 1/4 इंटू 10, तो इससे कितना आएगा जो शुरू में आया था ना, तो इसको मल्टीप्लाई करो 3 प्लस 5/2 11, अच्छा ये आप कह रहे थे 11/2 आ रहा है ना। यस सर। सो जैसे इसने कहा कि फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड, तो ये चीज है, अच्छा तो इसने क्या किया, इसका हाफ लिया है ना, हाफ दिस और दिस, तो 1/2 टाइम क्यों किया इसका, है ना, तो ये तो प्रोडक्ट का आ गया और ये सम का आ गया। तो उसने पूछा है कि फाइंड द इट्स एक्सपेक्टेशन, मतलब x का एक्सपेक्टेशन एंड y के एक्सपेक्टेशन का सम। तो हालांकि इस क्वेश्चन में ना लैंग्वेज, क्योंकि अब लैंग्वेज ऐसे लिखा है ना कि जो क्वेश्चन बना रहा है उसको ही पता है क्या पूछ रहा है, इस तरह से है। सर इस तरीके से तो पेपर में भी आ सकता है ना। नहीं नहीं वैसा नहीं है क्वेश्चन, कोई कुछ मतलब ऐसे कई बार एक दो क्वेश्चन ऐसे कभी रेयरली रहता है, बट ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ लेगा उसमें। जैम का, स्पेशली जैम गेट का पर्पस उनका ये थोड़ी होता है कि इंग्लिश आपको आती कि नहीं आती। इस क्वेश्चन में तो ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश जानना चाह रहा है कि आपको लैंग्वेज का मीनिंग क्लियर है कि नहीं। वो तो मेनली वहां पे आपसे कॉन्सेप्ट चेक करेगा कि मैथमेटिकली आप फाइंड कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये लैंग्वेज थोड़ी खेलेगा गेम। ऐसा कोई जैम में ऐसा कोई क्वेश्चन आया भी नहीं, आप देखो जहाँ पे ऐसा पूछा हो कि फाइंड द पीडीएफ एंड इट्स एक्सपेक्टेशन, तो इट्स मतलब व्हाट है ना, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट में बताओ आपकी x इंटू वाई का करना है, x प्लस वाई का करना है, x माइनस वाई का एक्सप्रेशन निकालना है, या क्या करना है, इस तरह से। ठीक है, ठीक है, गलत आंसर है, तो आंसर यही होगा अगर ऐसा ये पूछ रहा है तो इसमें लैंग्वेज की क्रेडिटी नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो नेक्स्ट जो है x1 x2 be independent and identically distributed random variable with common pdf। अच्छा, तो ये आपको दे रखा है ज्योमेट्रिक q इंटू एक्स क्यू की पावर x माइनस 1 p एंड y1 मिनिमम है, y2 मैक्सिमम माइनस मिनिमम है। ओके, तो हालांकि यहाँ पे y2 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करना है? हाँ y2 का आता है, वो ज्वाइंट से आ जाएगा। तो कल हमने एक फॉर्मूला लिखा था ना ज्वाइंट का, देखो क्या है, ये सैंपल साइज 2 है मेरे पास, तो y1 जो है वो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है और y2 क्या है, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, यही है ना। तो आप कैसे निकालोगे, एक तो ये है आपके पास कि ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके,
तो अगर वैसे अगर फाइंड करना हो तो जैकोबियन वाला तरीका लगाओ। जैकोबियन वाले तरीके से फाइंड कर लोगे। जैसे आपके पास है x1 x2 क्या है, अच्छा तो डिस्क्रीट है ना, तो x1 x2 जो आपके पास है वो ज्योमेट्रिक है, ज्योमेट्रिक थीटा। तो y1 का आ जाएगा ये, y2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा। तो वैसे तो जैकोबियन तरीके निकाल सकते, नहीं तो ज्वाइंट से भी कर सकते हैं। अच्छा फॉर्मूला अगर लगा लो तो क्या होगा, मैक्स माइनस मीन का जो फॉर्मूला होता है, तो y है ना मैक्स ऑफ x1 x2 माइनस मीन ऑफ x1 x2 है ना। तो यहां से आएगा क्या था, हाफ इसका होता था x1 प्लस मॉड में x1 माइनस x2 ये हो गया, और माइनस हाफ फिर से है x1 प्लस x2 क्या था माइनस में मॉड x1 माइनस x2 ये है। अच्छा तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, तो हाफ कॉमन ले लो, और हाफ कॉमन लोगे तो x1 प्लस x2 कैंसिल हो गया, एंड ये हाँ यहाँ से ये आ जाएगा और 2 कैंसिल हो गया, तो जस्ट बचा मॉड ऑफ x1 माइनस x2। ओके तो ये आ गया। तो यहाँ से y2 जो है, अच्छा ये क्वेश्चन एक्चुअली एक्सपोनेंशियल केस में जैम 2023 में भी आया है, मतलब सेम थिंग ना। ये है देखो 2023 का जो पेपर है उसमें वो एक्सपोनेंशियल 1 दे रखा है, तो यहाँ पे मैंने प्रूफ वैसे ही किया था। तो ये मॉड ये वाली चीज इक्वल आ गई मॉड x1 माइनस x2 के, तो वैसे ही डबल एक्सपोनेंशियल होता है ना, फिर डबल एक्सपोनेंशियल का मॉड ले लिया। तो ये जैम 2023 में यही क्वेश्चन था, लेकिन वो सेम था, लेकिन वहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ज्योमेट्रिक है उसमें एक्सपोनेंशियल दिया हुआ 23 वाले पेपर में। तो ठीक है ना। तो वहां पे इसका आंसर क्या आया था, इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 2 का स्क्वायर 2 आया था। जैम 2023 के पेपर की बात कर रहा हूँ कि जब x1 x2 जो है, ये जो x1 x2 एक्सपोनेंशियल 1 होता है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आया था का स्क्वायर 2 2020। ऑप्शन में यही है, ये ऑप्शन में था, दिस इज इक्वल टू दिस। ओके ठीक है, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। तो y2 का जो सपोर्ट होगा डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्या हो सकता है, डिफरेंस विल टेक वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास जो x1 x2 का सपोर्ट है वो 1 से स्टार्ट है ना, 1 2 3 दोनों का सपोर्ट 1 से स्टार्ट है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डिफरेंस ऑफ ज्योमेट्री का डायरेक्ट कोई थ्योरम है, डायरेक्ट कोई थ्योरम तो नहीं पढ़ा हमने, है ना, कोई बात नहीं। तो हमसे पूछा क्या है, पीएमएफ पूछा है ना y2 का। चलिए तो मतलब y2 का पीएमएफ पूछ रहा होगा ना। यस सर। देखो सपोर्ट क्या होगा, डिफरेंस मिनिमम 0 हो सकता है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो कुछ पॉइंट है फाइंड करके देख लो। जैसे अगर मैं फाइंड करूं कि प्रोबेबिलिटी y2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आया कि मॉड x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, और इससे क्या आया x1 इज इक्वल टू x2, और ये डिस्क्रीट है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस होता तो पॉइंट में 0 ही रहता है मास, लेकिन ये डिस्क्रीट है, तो यहाँ आएगा क्या लिखेंगे, समेशन प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू t, x2 इज इक्वल टू t एंड t फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। पीएमएफ यूज करो इसका, तो पीएमएफ दोनों का यूज कर लो, t फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी है ना, दोनों इक्वल होने चाहिए थे, तो x1 भी t है x2 भी t है, दोनों को इक्वल कर दिया, इंडिपेंडेंट है इसलिए अलग अलग कर दिया। तो t फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, सो ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे,
पुट कर लीजिए, दे रखा है ना क्वेश्चन में पीएमएफ थीटा 1 माइनस थीटा की पावर टी, और यही चीज दो बार हो जाएंगी, थीटा स्क्वायर 1 माइनस थीटा स्क्वायर की 2t। अब ये तो ज्योमेट्रिक से आ जाएगा सम, तो इसका ज्योमेट्रिक से सब इसको बाहर कर लीजिए, ज्योमेट्रिक इनफाइनाइट टर्म का ज्योमेट्रिक सम से ये आ जाएगा। सिमिलरली 1 पे निकालो, तो सिमिलरली अगर मुझे 1 पे चाहिए, सो प्रोबेबिलिटी y2 इज इक्वल टू 1, तो मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1। अब ये डिफरेंस 1 कब आएगी, तो दो ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे आपके पास। अब कि x1 विल बता था, इसमें तो फिर पेयर वाइज पॉसिबिलिटी होगी ना, क्या क्या होगी? वन से जीरो से स्टार्ट करेगा, एक वन से नहीं, x1 x2 की वैल्यू 0 हो सकती है ना। अच्छा यहाँ पे सपोर्ट में क्या है, ये सपोर्ट 1 से स्टार्ट वाला है, तो ये 1 से ही होगा, तो यहाँ भी 1 से ही स्टार्ट होगा। तो डिफरेंस 1 आने का क्या मतलब है कि एक की वैल्यू जैसे x1 is equals to x2 plus 1. हाँ, तो यहाँ से या दूसरा केस भी है क्योंकि मॉड है ना, तो प्लस माइनस 1 है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे एक केस है आपके पास कि x1 इज इक्वल टू x2 प्लस 1 और x2 इज इक्वल टू x1 प्लस 1, ये है। अब इसमें सम करो, फिर ऐसे ही सम करना पड़ेगा, तो एक को t ले लेंगे, एक को t प्लस 1, यहाँ भी t प्लस 1। अच्छा दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो आइडेंटिकली तो दोनों का इक्वल आंसर आएगा, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 2 टाइम कर दो इसका, सो 2 टाइम या x2 इज इक्वल टू x1 प्लस 1, यही रहेगा, और तब यहाँ से आ जाएगा। तो इससे देख लो, दो टर्म निकाल के ऑप्शन में दिख जाएगा तुम्हें क्या होगा, फिर ऐसे ही बाकी के लिए भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्क्रीट है ना, तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है इसका कि हम डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन कर ले, तो डिस्क्रीट में ट्रांसफॉर्मेशन सपोर्ट के थ्रू ही होता है। तो इससे आ जाएगा, पगे आ जाएगा इसकी वैल्यू, फिर ऐसे इस तरह समेशन खोल के t प्लस 1 करके ओपन कर लो तो आ जाएगा। सर जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? यहाँ पे ज्वाइंट किसका ज्वाइंट है, y1 y2 का, तो यस सर। y1 इज इक्वल टू स्मॉल y1, y2 इज इक्वल स्मॉल y2, तो यहाँ से आसान हो जाएगा ज्वाइंट, क्योंकि y1 जो है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स स्मॉल y1, और y2 जो है सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज y2, तो इंटरसेक्शन लेना है, सो प्रोबेबिलिटी x1 इज y1 एंड x2 इज y1 प्लस y2, ठीक है, क्योंकि x1 की वैल्यू यूज कर लेंगे यहाँ पे, तो ये आ गया। अब x1 x2 फिर से वही है, देखो क्योंकि सैंपल साइज 2 है, तो एक वैल्यू छोटी वाली ये होगी, लार्जर ये होगी, तो अगेन 2 पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे, है ना। तो निकालिए अब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो है, तो इनमें से या तो ये x1 है या x2 है, दो ही पॉसिबिलिटी, हाफ हाफ आइदर ऑफ देम, तो इंटरसेक्शन ले सकते हैं हम लोग, तो वैसा आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ से आएगा आपके पास, देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इसको मैं लिखता हूँ हर बार जब भी मुझे वो क्या है यहाँ पे कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज y1 एंड सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज y1 प्लस y2, तो ये एक इवेंट है, इंटरसेक्शन यू टेक x1 मोर देन x2, और दूसरी पॉसिबिलिटी है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज y1, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज y1 प्लस y2, इंटरसेक्शन x1 इज लेस देन x2, ये है। अब यहाँ से ओपन करेंगे आप, तो अंडर दिस कंडीशन जब x1 मोर देन x2 है, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैट होता मिनिमम, तो मिनिमम कौन सा है, x2, तो यहाँ से x2 बराबर y1 और लार्जर वन इज x1, तो x1 बराबर y1 प्लस y2, ये आ गया प्रोबेबिलिटी, और प्लस यही चीज़ दूसरे केस में, अब यहाँ मैंने छोटा x1 को लिया है, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स x1 हो जाएगा y1 और x2 बराबर y1 प्लस y2। अगेन ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
है ना, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन तो कॉमन ही है ना x1 x2 का, तो x1 x2 का डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है, तो आंसर सेम ही रहेगा दोनों टर्म का एट द एंड, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो कॉमन ही है। तो ये 2 टाइम कर दो, x2 इज इक्वल टू y1 या x1 इज इक्वल टू y1, x2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2, बिकॉज दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी। तो हो गया। अब ये कैसे निकलेगा, अभी x1 x2 इंडिपेंडेंट है, अलग अलग कर दो, तो x1 x2 तो इंडिपेंडेंट था, तो 2 टाइम x1 is y1 and x2 is y1 plus y2, so 2 टाइम इसकी प्रोबेबिलिटी है थीटा 1 माइनस थीटा की पावर y1, इसकी प्रोबेबिलिटी है थीटा, अच्छा y1 माइनस 1 था ना, यहाँ भी ऐसे ही होगा जहाँ यूज किया अगर कहीं पे, तो सो क्योंकि 1 से स्टार्ट है सपोर्ट, तो यहाँ भी वो यूज करना पड़ेगा, माइनस था ना यहाँ पे, थीटा इंटू दिस -1, तो ये -2 हो जाएगा स्क्वायर करने पे, फिर ज्योमेट्रिक सम से आ जाए, क्योंकि वो सपोर्ट 1 से स्टार्ट है। अच्छा वो जो पूछ रहा था संजय आई थिंक, हाँ तो यहाँ सपोर्ट 1 से स्टार्ट है ना, तो पावर में t-1 लेना पड़ेगा, मतलब q की पावर x-1 इंटू p, तब सपोर्ट 1 से स्टार्ट होगा, अदरवाइज q की पावर x इंटू p है तो सपोर्ट 0 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे 2t-2। हाँ अब यहाँ भी ऐसे ही हो गया, तो y1 प्लस y2 माइनस 1, ये तो मैनेज हो सकता है एक साथ, तो 2 थीटा इंटू थीटा, थीटा स्क्वायर 1 माइनस थीटा की पावर क्या बचा, ऐड कर लो, तो क्या आ जाएगा, ठीक है ना, 2y1 plus y2 minus 2 -2, ये आ गया। अब ये यही जॉइंट है जहाँ पे हमने y1 किसको लिया था, यहाँ से स्टार्ट किया है क्वेश्चन में, सो y1 y2 था ना हमारा, तो y1 जो हमारा है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और y2 था सेकेंड माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो वैसे कोई सर ये जो आंसर में दिया है ना वो समझ नहीं आया, मतलब y1 into y3 belongs to natural number into ऐसा कुछ लास्ट इमेज सेंड किया। अच्छा उसमें एक मिनट, हाँ अच्छा वो एक्चुअली n क्रॉस n, वो क्रॉस मतलब क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, तो ये पेयर मतलब है ऐसा, एक्चुअली कॉमा में है कि y1 नेचुरल नंबर है, y3 0 है, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है, क्या लिखना चाह रहा है, और y1 इज नेचुरल नंबर एंड y3 इज आल्सो नेचुरल नंबर। मतलब ये पहला नंबर पहले सेट में है, दूसरा नंबर दूसरे सेट में, अगर वैसा लिखने की कोशिश कर रहा है तो वो है। मतलब पहला जो टॉप पे लिखा ना फर्स्ट लाइन y1 y3 बिलोंग्स टू दिस, तो एक्चुअली वो ऑर्डर पेयर लिखना चाह रहा है, तो ऑर्डर पेयर जो है n क्रॉस 0 में है, तो n क्रॉस 0 में मतलब y1 कैन टेक नेचुरल नंबर वैल्यू एंड y2 कैन टेक 0। देखो y2 को 0 रखो, यही आ जाएगा पहला ऑप्शन जो है। अच्छा 2 गायब है उसमें, नहीं एक मिनट, तो क्या y2 0 ले सकता है, अच्छा हाँ यहाँ से ये जो हम ले वही देख रहा हूँ यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या होगा जो हम लिख रहे थे, डिफरेंस क्या हो सकता है, इसमें से y2 0 हो सकता है ना, ओके 0 2 हाँ क्योंकि y2 तो 0 हो सकता है, डिफरेंस है ना, दोनों की वैल्यू अगर 1 आ गई, x1 रैंडम वेरिएबल और x2 रैंडम वेरिएबल, इन दोनों की वैल्यू अगर 1 आ गई तो उस केस में y2 क्या हो जाएगा, 0 होगा, y1 कभी 0 नहीं हो सकता, y2 0 हो सकता है, तो यहाँ पे y2 0 हो सकता है, और ये 2 टाइम कर रहे थे, तो एक मिनट यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ 2 केस बनेंगे ना कि y1 0 है या 0 नहीं है, तो उसका अलग से केस कर लो सॉल्व। ये तब मैंने सॉल्व किया है जब दोनों वैल्यू जो है 1 से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने वो यूज कर लिया ना, सो ये यूज कर रहा हूँ y1 y2 जो है belongs to natural number। तो ये मैंने वो सॉल्व किया जब दोनों नेचुरल नंबर है, तो एक इसका अलग से केस कर लो जब इसमें y2 को 0 ही रख दो, तो जब y2 0 होगा तो x2 बराबर x1, तो मैक्सिमम मिनिमम इक्वल कब होगा, जब x1 रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू x2 रैंडम वेरिएबल, और x1 y1 है तो x2 भी y1 हो जाएगा, दोनों y1 ही हो जाएगा, ये है। यहाँ से अगर इसको 0 रखेंगे तो
यहाँ से फाइनली ये रिड्यूस हो जाएगा। अगर मैं y2 को 0 रख देता हूँ इसमें, तो ये टर्म क्या रिड्यूस होगी, ये टर्म, ये वाली टर्म रिड्यूस होगी कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स तो y1 है और डिफरेंस जो है वो 0 है। तो डिफरेंस 0 है, इसका मतलब ये हो गया, तो x2 x1 इक्वल यहाँ से हो जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम दोनों इक्वल है। ऐसा कब होगा, जब रैंडम वेरिएबल इक्वल होगा। तो x1 रैंडम वेरिएबल y1 एंड x2 रैंडम वेरिएबल इज आल्सो y1, तभी जाके होगा। ठीक है, हो जाएगा सर। हाँ, तो ये हो जाएगा यहाँ से, और x1 x2 दोनों हैं, या ऐसा समझो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स y1 एंड सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स y2। अब इसको सॉल्व करो, दोनों इक्वल हो गया ना, तो इक्वल हो गया, तो यहाँ पे 2 टाइम आएगा, 2 टाइम इधर हट रहा है, पावर है 2y1 माइनस 2, तो ये थीटा इंटू, मतलब दोनों रैंडम वेरिएबल इक्वल हो गया यहाँ पे ना, तो इक्वल हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि x1 बराबर x2 आ जाएगा, यहाँ से यही तो आएगा, और दोनों बराबर y1 है, अलग अलग कर लो, तो थीटा इंटू 1 माइनस थीटा की पावर y1, थीटा इंटू 1 माइनस थीटा की पावर y2, ये दोनों रैंडम इक्वल हो गया, यहाँ से आ गया थीटा स्क्वायर 1 माइनस थीटा की पावर, अच्छा माइनस 1 भी है, y1 माइनस, हाँ, तो 2y1 y1 दोनों में है, तो 2y1 माइनस 2 ये आ गया। तो ये तब जब y2 0 है तब ऐसा होगा, सिर्फ y1 आएगा, और y2 0 नहीं है तो ये जो मैंने पूरा प्रूव किया है ये नेचुरल नंबर लेके वैसा आ जाएगा। अच्छा, इसके हिसाब से मतलब इस तरह डिराइव कर लो, ये डिस्क्रीट का ट्रांसफॉर्मेशन था एक्चुअली। और कोई डाउट बचा है किसी का, ये हो गया खत्म, 1 मिनट। तो हाँ जी सयानी, आपके क्वेश्चन शायद बच गए, तो इसमें किसके क्वेश्चन रह गए, वापस आते हैं जिसका रह गया। देखिए आपका एक क्वेश्चन ये जो रह गया पॉलिनोमियल वाला, वी विद द वेक्टर स्पेस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या है ये 33, ये है वी विद द वेक्टर स्पेस। क्वेश्चंस है सर। हाँ ठीक है, अभी वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो लास्ट के क्वेश्चन से उसके ऊपर जाएंगे। अभी यहाँ फिर से डायमेंशन पूछ रहा है, डायमेंशन वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आपको अभी तक? इसमें वी विद अ वेक्टर स्पेस, हाँ तो आप थोड़े ट्राई करो, क्वेश्चन पढ़ के मत सोचो नहीं होगा, आप थोड़े से कुछ कोशिश करो कि क्या कर सकते हैं, जैसे देखो मैं कर रहा हूँ अभी। सो इसमें क्या है कि 33 है, कंसीडर सबस्पेस W स्पैन्ड by, अब ये ऐसा बोल रहा है, तो जो पहले तो जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखो आप, जब भी क्वेश्चन अगर कोई सॉल्व नहीं कर पा देखो क्या क्या गिवन है, वो जो गिवन इन्फॉर्मेशन एक जगह नोट कर दो, और देखो क्या पूछ रहा है, फिर वहां से वहां तक कैसे जाना है, यही आपको दिमाग लगाने, अलग अलग तरीके से सोचने की कोशिश करना है, हाउ टू गो। तो मुझे बोल रहा है W जो है स्पैन है इसका t स्क्वायर प्लस t प्लस 2, t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 and 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, ठीक है। तो बोल रहा है कि बताओ इसका डायमेंशन क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ तो ये जानना होगा कि स्पैन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पैन, W में क्या है, बताओ जी सयानी, आप ही बताओ, आपका डाउट है, स्पैन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह लिख सकते हैं उसको। हाँ, स्पैन का डेफिनेशन आप देखोगे, स्पैन का मतलब होता है कि सेट ऑफ ऑल लीनियर, W में क्या है, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज। तो इसका मतलब है कि स्पैन का मतलब W में कौन से एलिमेंट, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के एलिमेंट्स हैं। तो C1 टाइम ये हो गया प्लस C2 टाइम दिस, है ना। स्पैन मतलब ये W जो है सबस्पेस है स्पैन्ड बाय दिस, तो स्पैन्ड बाय दिस का मतलब इस W के एलिमेंट्स जो हैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। तो कोई भी एलिमेंट W का वो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, लिखो इस लीनियर कॉम्बिनेशन।
ऐसा कुछ। अच्छा, इसमें कोई आपको लग रहा है कोई इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट समझ आ रहा है? तो यह काम करो, सीधा सीधा पूछा क्या आपसे, स्पैन तो बोल दिया, देन डायमेंशन ऑफ W। एक्चुअली V विद द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल, और यहाँ जो भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो मतलब अगर मैं वेक्टर स्पेस लेता हूँ सेट ऑफ पॉलिनोमियल या वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री एट मोस्ट 2, तो इसके बेसिस में क्या आता है 1x(x²), यही आता है ना। तो इसके बेसिस में आएगा ये एलिमेंट 3, इसका हो सकता है। तो इसमें देखो कौन कौन सा इंडिपेंडेंट, आप ये चेक कर सकते हो कि इंडिपेंडेंट कितने होंगे। तो एक तो डिपेंडेंट होगा, ये 5t² है। करके करना है क्या? क्या क्या? टेक्स्ट फॉर्म करके चेक करना है क्या वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं? हाँ, मतलब समहाउ आपको ये तो मैट्रिक्स बना लो, या वैसे भी हो जाएगा, हाँ मैट्रिक्स से ही कर लो कि इसमें से कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सो मतलब ये स्पैन तो दे दिया, अब इसमें अगर मान लो ये एक दूसरे से लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्या, तो उसके लिए आप सिंपली या तो मैट्रिक्स बना लो, ऐसे कर सकते हो, या एक काम करो कि तो मैट्रिक्स बनाने का मतलब है कि जो कोएफिशिएंट है x² x1 है ना, तो क्या क्या बनेगा ये 1152 वैसे करके ना, या ऐसे लिख लो कोएफिशिएंट 1 1 2, ये कोएफिशिएंट देखो 1 1 2 हो गया, दूसरे का लिखो 1 2 5, तीसरे से क्या आएगा 5 3 4, चौथे से क्या आएगा 2 2 4, इसका रैंक निकालो। अच्छा, मुझे ये चेक करना है इंडिपेंडेंट है कि नहीं है ना, तो नहीं, आपको क्या फाइंड करना है, इसका रैंक फाइंड करना है, नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट ना। सर इसका डिटरमिनेंट 0 ना हो तो, या ऐसे करो, इसका ट्रांसपोज ले लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तुम्हें चेक करना है कितने कॉलम्स इसके लिनियरली इंडिपेंडेंट है। हाँ, तो इसमें चेक करो, कोई बात नहीं, इसका रैंक निकाल। सर ये इसका रैंक सर 3 आया है सर। रैंक 3 आएगा, कैसे पता चलेगा? तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2 - 1 2, तो मतलब रैंक कम से कम 2 तो होगा, क्योंकि 2 + 2 का माइनस मिल गया। तुम इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो कितना आएगा? सर फर्स्ट टाइम 4 कॉलम डिपेंडेंट। यस यहीं से दिख गया ना। फर्स्ट एंड 4 आर डिपेंडेंट, यस, क्योंकि इसका जस्ट मल्टीपल ये है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट इन द सेंस, हम जब बेसिस निकालते हैं तो दो चीज देखते हैं, स्पैन भी होने चाहिए और लिनियरली इंडिपेंडेंट भी। तो स्पैन तो दे ही रखा है, अब बस मुझे ये डिसाइड करना है कि इन चार में से कितने हैं जो लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो डायमेंशन क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस। बेसिस क्या होता है कि स्पैन भी करता हो और लिनियरली इंडिपेंडेंट भी हो। तो ये सिर्फ स्पैन दे रखा है, मुझे चेक करना है कि इसमें लिनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, ठीक है ना। तो सो आप चेक करो, हमने भी वही चेक करने की कोशिश की है। सर रैंक 2 आया। 2 आया ना, रैंक 2 आया है सर। रैंक 2 आया, ओके। तो रैंक 2 आया मतलब इनमें दो ही जो है लिनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है ना। तो मतलब बाकी के जो तीसरा वाले जो हैं, एक तो ऐसे दिख गया कि ये और ये डिपेंडेंट है, और हो सकता है ये वाला भी इन दोनों पे डिपेंडेंट हो। चेक करो, हो जाएगा ना। जैसे इसको मैं अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं किससे, 3 बनाने हैं ना मुझे, तो यहाँ 5 चाहिए, तो कहीं वाले में 3 to 4 है या 2 to 4 है? एक मिनट देख लो, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में क्या था। 2 to 4 है, इसलिए LD हो जाएगा। 2 to 4 है। अच्छा, ये इसे नीचे 3 की वजह से हमें लग रहा था LI है। रुको मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, क्या था 2 to 4, मैंने क्या लिख दिया है नीचे मैट्रिक्स में सर 2 to 4, हाँ 2 to, इसमें 3 लिखा है। अच्छा ये 3 लग रहा है, वो लिखने की कोशिश मैंने 2 ही किया है। 2 to 4 है ना, हाँ वो 2 ज्यादा खिंच गया तो 3 दिख गया।
ठीक है ना। तो आपको देखना है रैंक क्या है इसका, 2 या 3, 2 हो जाएगा सर। 2 हुआ ना, तो रैंक 2 है, तो मतलब कि 2 ऑफ देम आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, 2 ही कॉलम इंडिपेंडेंट है इसमें, तो इसका मतलब है कि 2 इंडिपेंडेंट है और स्पैन कर रहा है वो, तो इसका मतलब बेसिस में 2 एलिमेंट हो, इसका आंसर 2 होगा। ठीक है, इससे ऊपर क्या है, क्या है आपके क्वेश्चन गेट 2005 का कि सेट ऑफ ऑल एक्स फॉर विच द वेक्टर दिस आर। अरे तो ये तो आसान क्वेश्चन है, सब चेक करो ना डेफिनेशन से कि लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या है। इसका आंसर से निकल रहा है कि लेकिन आंसर कुछ अलग ही दिया हुआ है, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। इसमें क्या है कि सेट ऑफ ऑल एक्स फॉर विच द वेक्टर 1 x 0, एक ये है, दूसरा 0 x स्क्वायर 1, तीसरा 0 1 x, ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो क्या करो, एक मैट्रिक्स बना लो, 1 x 0 0 x स्क्वायर 1 0 1 x, और इसका डिटर्मिनेंट को देखो नॉट 0 कब आएगा, तब इंडिपेंडेंट रहेगा। ये कर रहे थे ना अभी भी हम, क्योंकि ये तीनों कॉलम इंडिपेंडेंट होंगे, इसका क्या मतलब है, रैंक 3 होगा, और रैंक 3 होगा तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। तो चेक करो इसका डिटर्मिनेंट को नॉन जीरो करो, बताओ क्या आ रहा है x, पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो। 1 हाँ x क्यूब इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ x क्यूब आएगा, ये x क्यूब आया डिटर्मिनेंट इसका, x की माइनस 1। x क्यूब माइनस 1, तो x क्यूब माइनस 1 शुड नॉट बी 0, तो x क्यूब मस्ट नॉट बी 1, देन x मस्ट नॉट बी 1। तो ये आंसर है इसका, ये इंडिपेंडेंट तभी होगा जब x 1 नहीं होना चाहिए। इजी होगा। ठीक है, हाँ, तो x 1 नहीं होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ क्या कॉन्सेप्ट यूज किया मैंने कि ये 3 वेक्टर्स मेरे पास हैं, ऑल का डायमेंशन 3 है, तो ये 3 मैट्रिक्स बना लिया, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बन गया। अब ये इंडिपेंडेंट होंगे अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, मतलब रैंक 3 होगा तभी जाके, अगर रैंक 2 हो गया मतलब ये एक बाकी 2 पे डिपेंड कर रहा है, इसका ये मतलब होगा। तो रैंक 3 चाहिए, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो चाहिए, तो यही कॉन्सेप्ट लगाने हैं आपको। क्या है इसके ऊपर वाला, क्या है क्वेश्चन में, उसमें वही है, क्या बोला है, एक मैट्रिक्स दे रखा है आपको, वेक्टर स्पेस V is set of U such that MU ट्रांसपोज is U ट्रांसपोज, मतलब कि इसकी आइगन वैल्यू कहीं ना कहीं 1 होगी। तो पूछ क्या रहा है, अच्छा आइगन वैल्यू छोड़ो, MU ट्रांसपोज U, तो M माइनस आई V बराबर, देखो तो इसमें क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो फिर जाए कॉन्सेप्ट समझ आएगा क्या हो रहा है। तो ये V लिख रखा है कि इसमें ऐसा U है जो कि R क्यूब में है, सच दैट M टाइम U ट्रांसपोज बराबर U ट्रांसपोज, तो इसका मतलब हो गया कि U बिलोंग्स टू R क्यूब सच दैट M माइनस आई U ट्रांसपोज इज 0, और इसको हम पता क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, सर ये नल स्पेस हो जाएगा ना, नल स्पेस ऑफ व्हाट, व्हिच मैट्रिक्स, नल स्पेस ऑफ m माइनस आई। जी M माइनस आई। तो अब अगर मुझे इसका डायमेंशन चाहिए तो मतलब नलिटी, नलिटी से आ सो जाएगा, डायमेंशन ऑफ V का मतलब है नलिटी ऑफ नलिटी ऑफ M माइनस आई। तो एक काम करो, पहले M माइनस आई निकालो, उसका रैंक निकालो, और रैंक ऑफ M माइनस, माइनस, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा कॉलम कितने हैं 3 माइनस रैंक ऑफ M माइनस आई। तो M मैट्रिक्स दे रखा है, I मुझे पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो मैं M माइनस आई निकालूंगा, फिर उसका रैंक निकालूंगा, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस रैंक बराबर नलिटी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि उसने डायमेंशन ऑफ V पूछा है, तो मतलब M माइनस आई का नलिटी पूछा है, तो ये 3 माइनस रैंक निकाल के घटा दो। ठीक है, इसके हो गया ना, सारे क्वेश्चन हो गया। चलो तो अभी यही स्टॉप करते हैं आज की क्लास, एंड मतलब ये वाली क्लास अभी 7:30 हो गया अराउंड, है ना, तो अभी मॉक टेस्ट 14 का डिस्कशन है आज, ठीक है ना, जो यूनिट वाइज टेस्ट है, तो उसका अभी डिस्कशन करेंगे, ठीक है।
चलो अभी के लिए थैंक यू, गुड नाइट। लिंक भेजता हूँ दूसरा।